हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस में, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो था वो डाल्टन ने ही दिया था। ठीक है, उससे मैंने कहा था आपसे कि इस लॉ के बेस्ड पर ही डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो वो एटॉमिक थ्योरी क्या है, क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं, ये हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वाज गिवन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन। ठीक है, साथ में ये थ्योरी क्यों दी गई ये भी मैं आपको बता देता हूं। टू वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस, टू प्रूव वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। मतलब डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी आपको दी है, जो उसके पोस्टुलेट उसने अपने बताए हैं एटम्स के बारे में, उन पोस्टुलेट से क्या प्रूफ होता है उन पोस्टुलेट से आपका जितने भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं उनकी वैलिडिटी प्रूफ होती है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का यूज़ क्या है, ये थ्योरी ये प्रूफ करती है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टुलेट्स। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने अपनी थ्योरी में एटम्स के बारे में क्या क्या आपको बताया, ये सारे हम वन बाय वन इसके पोस्टुलेट्स में डिस्कस करते हैं। चलिए, 1, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible particles, that is एटम। सबसे पहले पोस्टुलेट में डाल्टन ने जो आपको बताया वो क्या बताया कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपके मैटर होते हैं वो सारे मैटर जिस सबसे एक्सट्रीम स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होगा वो आपका होगा एटम। कौन होगा? एटम। ओके, इट मीन्स एटम क्या है? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल है जिसकी रिपीटेशन से आपके पास क्या बन जाता है? मैटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नाउ द पोस्टुलेट नंबर इज 2। ऑल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज आइडेंटिकल। ठीक है, अब इस लाइन का या इस पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो मीनिंग ये है कि एक एलिमेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? आपके सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये डेफिनेशन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। मीन एक एलिमेंट जो है वो आपके 2 और मोर एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और जितने भी एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो सारे एटम्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो डाल्टन ने भी एटॉमिक थ्योरी के अंदर अपना सेकंड पोस्टुलेट यही बताया है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट, या जो एलिमेंट है आपका वो एलिमेंट जितने भी नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है वो सारे के सारे एटम्स कैसे हैं? सेम प्रॉपर्टी के हैं, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं। मीन्स एक एलिमेंट जो है वो आपका फॉर्म होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर एटम्स। यही कहना था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट में डाल्टन का। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोस्टुलेट्स। डन। चलिए देखिए, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है आपके पास? ये है डिफरेंट एटम्स ऑफ different
एलिमेंट possess different properties, यहाँ पे बोल सकते हैं atoms of different element possess different properties। क्या कहा डाल्टन ने? ये कहा कि अगर आपके पास सपोज दैट टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, फॉर एन एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है और सेकंड एलिमेंट कौन सा आपके पास कार्बन, तो जो एटम्स आपके मिलकर कंबाइन होकर के हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे वो एटम्स कार्बन बनाने वाले एटम्स से क्या होंगे, आपके डिफरेंट प्रॉपर्टी के होंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन में जो एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ऑब्वियसली होंगी क्योंकि एलिमेंट्स भी कैसे हैं, डिफरेंट है। तो इनके बनने में जिन एटम्स ने आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन एटम्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये इसका पोस्टुलेट नंबर 3 था। तो दोनों पोस्टुलेट क्लियर हैं आपको। फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट ये था कि कोई भी मैटर जो है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है जो एटम है। किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, वो आइडेंटिकल होते हैं। यानी एक एलिमेंट के बनने में जितने भी एटम्स यूज कर रहे हैं वो सब एटम्स क्या हैं, आपके आइडेंटिकल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपके पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के बनने में जो एटम्स आप यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट था। नंबर 4 पोस्टुलेट की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि एटम जो है वो कैसा प्रॉपर्टी का होता है, किस प्रॉपर्टी का होता है, एटम इज इंडेक्सरेबल। यानी इंडेक्सरेबल का वर्ड का जो मीनिंग यहां पर होगा वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल प्रोसेस। आपको कुछ याद आ रहा होगा ये लाइन देख करके, क्या याद आ रहा है आपको? आपको ये याद आना चाहिए कि ये हम कहीं पढ़ चुके हैं, वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने कहा था वहाँ पे कि मासेस ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे वो मासेस ऑफ प्रोडक्ट के क्या होंगे, इक्वल। मतलब किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में ना तो एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग कि एटम किस प्रॉपर्टी का होता है, इंडेक्सरेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लॉ ऑफ इंडेक्सरेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एटम किस नेचर का होता है, इंडेक्सरेबल नेचर का होता है। लेकिन ये नेचर ऑफ एटम जो अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू ओनली एंड ओनली किसके है, डाल्टन के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में क्या देखेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये नेचर जो है वो आपका चेंज होने वाला है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कहा जाए कि एटम अगर आपका इंडेक्सरेबल है, इसका मतलब ये है कि एटम को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस। ये बात किसने कही, ये बात कही डाल्टन ने। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पोस्टुलेट नंबर 4 ऑफ डाल्टन थ्योरी, जो किसको फॉलो करता है, किसकी वैलिडिटी को प्रूव करता है, ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखते हैं हम पोस्टुलेट नंबर 5 एंड 6। हो गया, चलिए पोस्टुलेट नंबर 5 की बात करते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 5 में यहाँ पे डिस्कस जो किया गया है वो किया गया है एन एलिमेंट, यू कैन से अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय combination of different same type of element। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एटम्स भी। ये चीज़ जो पोस्टुलेट में यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन कर दी थी
ठीक है, उसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर का वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे उस टाइम पर कि जब भी आप किसी एटम या एलिमेंट को बना रहे हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल भी बनता है आपके सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनता है, H2। तो जो एटम्स यूज हो रहे हैं इस हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में, वही एटम्स इस हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में यूज होंगे। ठीक है, इट मीन्स हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास में H2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, मॉलिक्यूल बन गया। इट मीन्स जो एटम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन में, वही एटम्स इसमें है। इसका मतलब इसके कॉम्बिनेशन में भी केवल उन्हीं एटम्स को यूज कर रहे हैं जिनसे आपका इनका फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जिन नंबर ऑफ सेम एलिमेंट से हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, एज वेल इसमें यूज जो हो रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है, सेम है। इट मीन्स वी कैन से अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आइदर, और यू कैन से सिमिलर एटम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इसी पोस्टुलेट में, ये भी कहा गया है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय combination of different elements or you can say atoms। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था नॉर्मली, तो हम देख लेंगे भाई क्या होता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन या कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2 बनता है। लेंगे यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा किससे होगा, डिफरेंट ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। और हमने इसके प्रीवियस पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जब आपके एलिमेंट डिफरेंट होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट मीन्स एक कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर आपके एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एज वेल उनमें उनके कॉम्बिनेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स हैं वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एटम्स यू कैन से, एंड कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एटम्स you can say। So this is all about your postulate number 5 which was given by Dalton। And now the last postulate which is 6th postulate जो आपका है in formation of compound in formation of the compound the nature of atom is, you can say, number of atoms is constant। ठीक है, मतलब हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हमारे पास कंपाउंड होता है, या हमारे पास कोई भी मैटर होता है, सबके सब आपके जिस स्मॉल पार्टिकल या यूनिट से मिलके बने होते हैं वो यूनिट कौन सी होती है, आपकी एटम होती है। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट में ये ज़रूर कहा गया आपसे कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये ज़रूर है कि आपके डिफरेंट ऑफ एटम्स कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बट उस फॉर्मेशन में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपका कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, यानी एक कंपाउंड जब बना तो हमें पता है उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फिक्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। अब अगर वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स कांस्टेंट है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। तो ठीक है, ये हमारा था पोस्टुलेट नंबर 6, इसमें कहा गया कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। ये सभी पोस्टुलेट जो थे वो कंसिडर्ड हैं, या मान लीजिए आप अकॉर्डिंग टू किसके हैं, आपके डाल्टन के हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन के अकॉर्डिंग थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या हुआ
कि जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लिया एटम के बारे में कि एटम्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं आपके, थॉमसन आता है, ठीक है, रदरफोर्ड है आपके, उसके बाद में नील्स बोहर आए हैं आपके, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने इनके जो एटम्स है उसकी थ्योरी के बारे में बहुत सारी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद में क्या किया, उन्होंने कुछ चेंजेस वहाँ पे दिए उस थ्योरी के अंदर, यानी डाल्टन थ्योरी जो थी उसने जो भी पोस्टलेट्स आपको दिए हैं, इन पोस्टलेट्स में कुछ नए नए चेंजेस आ गए, ठीक है। इसीलिए जो न्यू थ्योरी हमारे पास में एटम के बारे में आई, उस थ्योरी को हमने क्या कहा कि ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जिसमें हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टलेट से कुछ डिफरेंट देखने को मिला। अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो जाती है। चलिए देखिए, अब हमारे पास जो थ्योरी आती है वो आती है आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आपको मैं बता दूं कि डाल्टन ने जो आपका 6 पोस्टलेट आपको दिया था, उसमें ये कहा गया था कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितने भी आपके यहाँ पर एटम्स यूज होते हैं, उनका जो नंबर है, काइंड ऑफ एटम जो है, ठीक है, उनका जो रिलेटिव नंबर्स है वो सबके हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। एक बार अगर आप चाहेंगे तो लास्ट में मैं रिवाइज कर दूंगा आपको ऑरली कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टलेट्स क्या क्या हैं, बता देता हूँ। वैसे फर्स्ट पोस्टलेट क्या था अपना कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ठीक है, समझ गए ना। अब उसी पे दोनों कंपैरिजन कर लेंगे अपन। पहले मैं पॉइंट्स बोलूँगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का और उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे अपन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को। क्या कहा अब देखो, डाल्टन ने फर्स्ट पॉइंट ये कहा था कि आपका किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल कहा था उसे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो कौन है, आपका एटम है। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी एटम का। इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसे और सिंपल पार्टिकल्स में हम ब्रेक डाउन ना कर पाए, ठीक है। तो डाल्टन ने कहा कि आपका एटम जो है वो आपका है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एटम जो है उसे आप और सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपसे ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atom has subatomic particles, ठीक है। तो डाल्टन थ्योरी के अंदर फर्स्ट चेंज आपको मॉडर्न थ्योरी से देखने को मिला, वो क्या मिला, मॉडर्न थ्योरी आपसे ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी एटम जो है उसके पास बहुत सारे यानी और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो टोटल कितने हैं आपके 3 हैं, ठीक है। एक आपका है इलेक्ट्रॉन, एक आपका है प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है। इनके बारे में लेटर ऑन अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डिटेल में इनको स्टडी कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को, कि इनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, क्यों हुई, क्या है, वो सारा डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने केवल इतना ही देखा है कि किसी भी एटम जो है उसको पहले बोला गया था इंडिविजिबल, जिसको सिंपल पार्टिकल्स में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बट अगर बात करें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की तो ये कहा गया है कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसे भी 3 सिंपल पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास आ जाता है। सेकंड, सम ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज डिफरेंट मासेस। मैंने अभी इसलिए आपसे लास्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। क्या कहा था उसमें ये कहा गया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के अंदर एटम्स जो हैं उनका नंबर या काइंड ऑफ एटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि यहाँ पे देखो क्या कहा गया है,
मॉडर्न थ्योरी जो रिसर्च आई हमारे पास में, उनसे हमें ये देखने को मिला कि किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट जो आपके एटम्स होते हैं कुछ, ये जरूरी नहीं है कि ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल हो, मतलब कुछ मायनों में आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी सही है कि हर कंपाउंड में प्रेजेंट हर एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका जो टाइप है, उनके नंबर हैं, रिलेटिव नंबर्स हैं, वो फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन ये हर कंपाउंड में ज़रूरी नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि सम ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम मास डिफरेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब वो कौन है? आपके आइसोटॉप्स हैं। कौन है? आइसोटॉप्स। इसकी डेफिनेशन हम 9th 10th क्लास में खूब बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स which have same atomic number but different masses। मतलब जो भी आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर अगर प्रेजेंट एटम्स का मास कैसा हो? डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। तो एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 1H1, 1D2 एंड 1T3। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स यहाँ पे गिवन है, और भी ले सकते हैं C612, C613, C614। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हमें आइसोटॉप्स गिवन हैं। इनमें होता क्या है? एटॉमिक नंबर तो आपका सेम रहता है, बट इनके अंदर प्रेजेंट जो मासेस हैं एटम्स का वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ही है, इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो टोटल मास कितना हो गया? 2। ट्रिटियम की बात करें तो 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, तो कितना बन जाएगा? 3। समझ गए? तो हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिले हैं जिनके अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, उनके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पोस्टलेट हो गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एटम्स और थर्ड पोस्टलेट की बात करेंगे। यहाँ पे अब हो गया अपना कंप्लीट। देखिए थर्ड पोस्टलेट को जब हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements also have same masses। ठीक है, अब ये भी हमने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास जो है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और अभी हम क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है, अभी हमने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट, थोड़ा सा देखो वेरिएशन क्या नजर आ रहा है आपको? वेरिएशन जो आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहे हैं अपन। हमने प्रीवियस पोस्टलेट में क्या कहा कि सेम एलिमेंट है, लाइक कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, एटॉमिक नंबर भी सेम है लेकिन मास क्या है? डिफरेंट। मतलब सेम एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट मासेस क्या हो गए? अब डिफरेंट हो गए। ये हमने लास्ट पोस्टलेट में कहा। अब क्या कह रहे हैं कि अगर एलिमेंट डिफरेंट हुआ, एलिमेंट डिफरेंट मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑर्गन हमारे पास में है, ठीक है, पोटेशियम हमारे पास में है मान लीजिए, और कैल्शियम हमारे पास में है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, तीनों की बात कर लो, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों के अंदर एलिमेंट तो ये तीनों डिफरेंट हैं, एक ऑर्गन है, एक पोटेशियम है और एक कैल्शियम है, एक का एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20 है, बट इन तीनों का मासेस क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ऐसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अपन बेटा क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार बोल सकते हैं इनको। ठीक है,
तो आइसोबार किन्हें कहते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोबार। तो क्लियर है आपको? अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उनका मास या उनके अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। और सेम एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये पोस्टुलेट हमारे पास आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। चलिए एक जगह अब बात कर लेते हैं फोर्थ पोस्टुलेट में, जिसमें थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का रिजेंबलनेस मिलता है, थोड़ी सी सिमिलरिटी मिल जाती है। वो क्या मिल जाती है? इसने भी ये कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी पोस्टुलेट है। क्या कहा गया कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो आपकी प्रोसीड कर रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्मॉल यूनिट पार्टिसिपेट वहां पे करती है वो कौन करती है? आपकी एटम। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, वेरिएशन आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है, तो क्या है वहां पे कहा गया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का। डाल्टन में कहा गया था कि उसको हम इंडिविजिबल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि वो इंडिविजिबल नहीं है, उसमें 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बट लेकिन जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं तो यही कहते हैं हमेशा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हो चाहे डाल्टन, कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉल पार्टिकल जो है वो कौन है? आपका एटम है। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो कौन होगा? आपका एटम। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ पोस्टुलेट यहाँ पे बन जाता है। नाउ फिफ्थ वन, एटम इज नो लॉन्गर इंडेक्सेबल। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है एटम के नेचर के बारे में कि एटम जो होता है वो आपका इंडेक्सेबल होता है, यानी कि ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो आपको क्या कहती है? वो ये कहती है कि एटम आपका अब इंडेक्सेबल नेचर का नहीं है, मीन्स एटम को हम डिस्ट्रॉय क्रिएट कर सकते हैं। मीन ये है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये पोस्टुलेट नंबर 6 भी है इसका, एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट एटम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में। दैट्स वाई ये आपका अब इंडेक्सेबल नहीं रहा। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स आपके नेक्स्ट 3 हैं, इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो रेस्ट ऑफ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए, क्या कहा इसके अंदर? टोटल 3 हो गए आपके यहाँ पे कंप्लीट। इसमें कहा गया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ किसी भी मैटर का जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये आपका अब इंडेक्सेबल नहीं रहा एटम, मीन्स किसी भी एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पोस्टुलेट आपसे ये कहता है कि द मास ऑफ एटम, ये लास्ट ही है आपका, द मास ऑफ एन एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, ये भी इसी बात को प्रूव करता है कि एटम अब आपका इंडेक्सेबल नहीं है। क्या कि किसी भी एटम के मास को हम, जो भी आपके पास एटम है उसका जो प्रॉपर मास है उसको हम एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट
कर सकते हैं, कैपेबल हैं कि हम उसके एटम के मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। दैट्स वाई एटम इज़ नाउ नो लॉन्गर इंडस्ट्रेचेबल नेचर, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशंस थे आपके जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमारे पास न्यू रिसर्च के साथ में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमने सारे पोस्टलेट्स को देख लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हमारा न्यू टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। ये एक हमारे पास में न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए क्या होता है ये। इसके बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या कहूँगा कि डाल्टन जो था साइंटिस्ट आपका, थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाते हैं कि इसमें क्या बातें हुई, कैसे ये आपके पास में न्यू टॉपिक के फॉर्म में आपके पास आया एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो वो देख लेते हैं क्यों, कैसे, क्यों। तो डाल्टन जो था उसने हमें क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी हमें दी, प्रोवाइड की, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो किस लिए हमारे पास आई थी, हमें बता दीजिए आपको, टू प्रूव वैलिडिटी ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ओके। देख लेते हैं। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी हमें दी थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए। तो इनमें से ये 4 लॉ को तो प्रूव कर देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट इट इज फेलियर टू एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। किसको, गे-लुसेक लॉ को मतलब एक्सप्लेन करने में ये फेलियर हुआ। दैट्स वाई हमें क्या देखना पड़ा, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस देखना पड़ा, ठीक है। मतलब गे-लुसेक लॉ को ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो है वो क्यों हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया, कि डाल्टन जो है उसने एटॉमिक थ्योरी में हमें दिया ये सब, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेलियर हो जाता है टू एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और बता देता हूँ आपको, वो आए थे आपके बर्जीलियस, ठीक है। कौन साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस, जिन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया इसको गे-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इनका जो अटेम्प्ट आया उसके द्वारा जो भी इन्होंने रिसर्च की, वो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने जो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया वो दिया ये, क्या स्टेटमेंट दिया आपको, ये दिया था कि the volume of all gases is equal to the volume of all gases contain the volume, इसको लिख लीजिए, the volume contain all gases is equal to the number of atoms, is equal to the number of atoms under similar temperature and pressure, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो स्टेटमेंट दिया वो किसने दिया, बर्जीलियस ने, जिसने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गे-लुसेक लॉ को। क्या कहा कि जितनी भी एक कंटेनर में आपके पास गैसेस हैं, कोई भी गैसेस जो आपके पास यहाँ पे है, वो जितना वॉल्यूम कंटेन करती हैं वो हमेशा उसके इक्वल होता है, किसके, उन्हीं के नंबर ऑफ एटम्स के। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके गैसेस के वहाँ पे हैं कंटेन, उतना ही क्या होगा, उनका वॉल्यूम होगा। कब, जब आप रखें टेम्परेचर और प्रेशर या फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सबको क्या रखें, कांस्टेंट रखें, सिमिलर रखें हमेशा, तब ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो दिया किसने, बर्जीलियस ने, इसलिए इसको बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहा गया। क्या कहा गया, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बट जब हमें ये बात पता है, देखो अभी ये सब क्या चल रहा है, आपका हिस्ट्री चल रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। जब हमें ये सब पता चला तो हमें ये बात पता है पहले से ही कि किसी भी एलिमेंट के अंदर या बात करें तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपका पास होता है वो कौन सा होता है, आपका एटम।
मतलब एक एलिमेंट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स है, और एटम का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका क्या है, मे और मे नॉट इंडिपेंडेंस। मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम आपका प्रेजेंट है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंडेबल भी है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट अब हमें पता है कि किसी भी एक मैटर की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए, कंपाउंड की बात की जाए या किसी मैटर की बात की जाए, तो उसके सबसे प्योर सब्सटेंस जो पार्टिकल्स आपके पास होते हैं वो दो होते हैं, या तो वो एलिमेंट है या फिर वो आपका, या तो वो एटम है या फिर आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बाद में क्या आया, आपका एवोगाड्रो साइंटिस्ट आते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे आपके प्योर सब्सटेंस दो ही टाइप के होते हैं। ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक आपका होता है एटम और एक होता है आपका मॉलिक्यूल। मतलब वही है कि एटम्स अगर सिमिलर है, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमेशा आपके पास एलिमेंट बनता है, और एलिमेंट को कंबाइन करने पे क्या बन जाता है आपके पास में, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह दिया गया, तो ये कह दिया गया कि किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट एटम्स जो है उनका तो एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन ये कि अगर हम यहाँ पे एटम को लेते हैं, ठीक है, तो एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट में और मे नॉट है। दैट्स वाई एवोगाड्रो ने क्या किया, बर्जिलिस हाइपोथेसिस में एटम के प्लेस पे क्या कह दिया, मॉलिक्यूल। क्या बोल दिया गया, बोल दिया गया ये कि देखो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या हो जाती है कि द वॉल्यूम कंटेन ऑल गैसेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स के प्लेस पे क्या जाएगा आपका, मॉलिक्यूल। क्या जाएगा, मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये आपकी है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सब क्या है। देखिए फटाफट से, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने गैस ली। कौन सी गैस, मान लीजिए CO2 ले लिया आपने, ठीक है। कितना वॉल्यूम लिया इसका, 100 ml। कितना लिया, 100 ml। मतलब सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा जो माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर या और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमेशा क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है, पहली चीज़, ठीक है। एक तरह से आप समझो इस चीज़ को कि ये एक तरह से गेल उसे एक लो ही तो है, जहाँ में हमने क्या कहा था कि गेल उसे लो जो है वो आपका क्या है, एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस। दूसरी बात क्या कही थी, दूसरी बात ये कही थी कि अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वहाँ पे रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट जो बन रहा गैसेस वो हमेशा क्या करती हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करती हैं। बताया था नहीं था, जो बताया गया था उसको देख लीजिए आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के, और ज़्यादा वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, जिसमें ये कहा गया है कि अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम क्या देख रहे हैं कि जो गैसेस वॉल्यूम कंटेन करती हैं वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। क्या देख रहे हैं, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने गैस फिल की, CO2 गैस, जिसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, X मॉलिक्यूल। कितने हैं, X मॉलिक्यूल। अब हमने एक और कंटेनर ले लिया है, इसमें कौन सी गैस फिल कर दी हमने, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम कंटेनर है तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, अगेन 100 ml है। कितना है, 100 ml। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कितने होंगे, X मॉलिक्यूल ही होंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं अपन ये कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा जाए तो किसी भी कंटेनर में प्रेजेंट गैसेस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल होता है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। बट क्या होगा अगर मान लीजिए हमारे पास एक और कंटेनर है, ठीक है, इस बार कंटेनर थोड़ा बड़ा लिया हमने, ठीक है, उसमें गैस ली, कौन सी, मान लीजिए आपने ले ली कौन सी, क्लोरीन ले ली गैस आपने, कौन सी ले ली, Cl2, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया आपने कितना, 200 ml। कितना कर दिया, 200 ml। तो बताइए आपके पास मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, अभी आपको पता है 100 ml के हिसाब से कितने मॉलिक्यूल थे, X, तो अभी कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2X मॉलिक्यूल। कितने हो जाएंगे, 2X मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकल रहा है कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा वॉल्यूम यानी कि V, कैपिटल V, द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n,
यानी वॉल्यूम ऑफ गैसेज दैट कंटेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये देखिए, मान लीजिए आपने ऐसा कंटेनर लिया जहाँ पे कोई गैस फिल की, वो गैस मान लीजिए कोई भी आपकी हो सकती है, मिथेन मान लीजिए CH4, ठीक है। ये गैस जो ली वो कितनी लिया आपने, 10 ml, कितनी ले ली 10, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया है। यहाँ पे कितना था 100, तो 100 ml के अंदर आपके मॉलिक्यूल कितने थे x, ठीक है। 200 में कितने हो गए 2x, तो 10 ml में कितना हो जाएगा x/10 मॉलिक्यूल्स आपके पास हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो नंबर ऑफ वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम कम हो जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यू कैन से कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यही क्या है आपका अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है। अब चलिए एक और चीज़ में देख लेते हैं, वो क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन गैस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक रिएक्शन किससे करवाई आपने, Cl2 गैस से। क्या बन गया हमारे पास, ये भी गैस है, ये भी गैस, हमारे पास क्या बन गया 2 मोल ऑफ HCl यानी कि गैस। सपोज अब बताओ इसमें कितना वॉल्यूम है, मान लीजिए आपका 1 वॉल्यूम है गैस का। इसका भी कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। ये क्या लगा रहे हैं, गेलूसेक लो। इसका कितना है 2 वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर कर रहा है, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बताइए इसके हिसाब से अगर इसका 1 वॉल्यूम है तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल कितना मान लूँ, सपोज कीजिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 1 मॉलिक्यूल मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका भी कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम 1 था तो 1 मॉलिक्यूल हो गया। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो डबल हो गया, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। वी कैन ऑल्सो राइट दिस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ, सबको हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, रिएक्ट टू ईच अदर एंड व्हाट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस इज फॉर्म्ड। तो ये चीज़ क्या प्रूफ कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ कर रही है कि एक मॉलिक्यूल में आपके पास में कितने एटम थे हाइड्रोजन के, टोटल 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 में कितने हैं, टोटल 2 एटम्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हैं आपके पास में, 2 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम किसके हैं, क्लोरीन के। तो हाफ मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल में आपके पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी हम लिख सकते हैं एक तरह से, यानी कि एक तरह से ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि H2 को हम हाफ H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं प्रूफ क्या कर रहा हूँ कि H2 को हम हाफ H2 लिख सकते हैं, Cl2 को हम हाफ Cl2 लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ HCl बन जाएगा। समझ गए? तो प्रूफ ये कर रहा हूँ, बता ये रहा हूँ आपको यहाँ पे कि 1 मॉलिक्यूल का मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाफ मॉलिक्यूल का 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन के एटम्स हुए, 2, तो हाफ मॉलिक्यूल में क्लोरीन का कितना एटम हुआ, 1 एटम हुआ। 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर बात करें तो 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम Cl के, तो 1 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का एटम होगा और एक Cl का, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 बिकम्स HCl, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपका टॉपिक। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इस हाइपोथेसिस की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद हम जब चैप्टर आगे करेंगे तो हमारा मोल कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि धीरे धीरे आपके जो स्टडीज़ हैं वो अब थोड़ा ईजी लेवल से डिफ़िकल्टी लेवल की ओर मूव कर रही हैं, ठीक है। समझ में आ रही होगी बातें आपको। और इस टॉपिक के बाद से मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो हैं वो तो आपकी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है 9th क्लास 10th क्लास के अंदर, ठीक है। उसके पोस्टुलेट भी आपने पहले पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनमें। लेकिन जब ये बात करेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस की तो इसके बाद से इसकी एप्लीकेशंस वगैरह ये जो भी है आपका एक तरह से मोल कंसेप्ट जो है उसका स्टार्टिंग फेज अब स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ेगी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस जो है आपके स्टडी मटेरियल के साथ में से सॉल्व करता है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ठीक है। जो भी डाउट्स हो उसके लिए आप मुझे
मेरे व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम, हमारे सोशल लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पे जा कर के आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व आउट करूँगा, ये मैं आपको बिलीव दिलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।